नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक का समय जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिकों के बारे में जानेंगे, कौन से टॉपिक को हम कितने समय तक पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक के बारे में ज्यादा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट रूप से आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा। ये इन टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके अंदर लगभग अगर बात करें अध्याय या फिर लेसन की अगर आप बात करें तो लगभग आपके 17 से 18 अध्याय होने वाले हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सा अध्याय आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा और जान लीजिएगा क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो देखिएगा आज की क्लास में हम जान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। एक बार आप लोग भी रूबरू हो जाइएगा उन चीजों से, उसके बाद में आप लोग आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, काफी लंबी दूरी तय करनी है अभी तक, तो यानी कि कहा करते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत है और पिक्चर पूरी बाकी है। तो अभी देखते हैं क्या क्या कहानी रहने वाली है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमेशा जब भी मैंने इतिहास पढ़ाया है तब से पहले मैंने सबसे पहले इतिहास के अंदर एक ही बात शुरुआत करता हूं और इतिहास के अंदर एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले उसके मुख्य स्रोत जानिएगा, जहां से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन स्रोतों पर बात करनी चाहिए सबसे पहले, ताकि अगर स्रोतों के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद में आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि पहला ही टॉपिक है आपका जिसमें सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे। सल्तनत कालीन पहले टॉपिक के अंदर जो है बेटा हम बात करेंगे सल्तनत कालीन जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, यानी कि बात करें तो भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में किन किन चीजों से साक्ष्य प्राप्त होता है, कौन से शासक का कहां से साक्ष्य प्राप्त होता है, इतना तक हम जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, और जितने भी मुख्य ग्रंथ हुए हैं इनके, यानी कि इतिहास की जानकारी सामान्य रूप से हमें प्राचीन भारत के इतिहास जब हमने पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने बताया कि जिस प्रकार से आप लोगों को कई जगहों पर जो है यानी कि आभूषण मिले हैं, कई जगहों पर मूर्तियां, कई जगहों पर बर्तन, कई जगहों पर अन्य चीजें मिली हैं, उसके साथ में कई जगहों पर जो है शिलालेख मिले हैं। ठीक है, पत्र पर उत्कीर्ण किए हुए हैं। ठीक है, तो कहीं पर ताम्रपत्र मिले हैं। इस प्रकार से साक्ष्य मिला, लेकिन उसके बाद में मूर्तियां मिली है, मंदिर मिले हैं, भवन मिले हैं। इनका साक्ष्य मिलने के कारण या फिर सभ्यताओं की बात करते हैं तो उनमें कुछ अलग चीजों का साक्ष्य मिला है, तो उन साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया। लेकिन मध्यकालीन भारत का इतिहास में ऐसा नहीं था। मध्यकालीन भारत का इतिहास एक जिस प्रकार से आप कहें तो ऑथेंटिक इसको आप इतिहास मान सकते हैं, जिसको रियल इतिहास कहा जाता है, वो मध्यकालीन और प्राचीन भारत का नहीं है। प्राचीन भारत का नहीं, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास जो है रियल ऑथेंटिक जो इतिहास है वही है, क्योंकि इसके अंदर आपको समय अवधि भी पता चलेगी, इसी के साथ में ग्रंथों का विकास कब हुआ, ग्रंथ कब लिखे गए उनके बारे में पता चलेगा। साथ ही में आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय कौन सा शासक था, उसकी रणनीति क्या थी, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था का साधन क्या था और उसी के साथ में उसका इकोनॉमिक स्रोत भी क्या था, वहां की जनता को किस प्रकार के कष्ट थे, जनता पर कौन कौन से कर लगाए गए थे, उन सारी चीजों के बारे में एक त्वरित आपको जानकारी मिलने वाली है। तो यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। इसके बाद में क्या होता है, देखो जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन चीजों पर हम चर्चा करते हैं, इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहासकारों ने सारी चीजें जो सारे जितने भी ग्रंथ और स्रोत जो थे उनको जुटाया और उसके बाद में इतिहास लिखा गया। लेकिन एक बात जरूर है कि यहां पर जो इतिहास लिखा गया है वो राजा महाराजाओं की जो बड़ी जो बातें होती है, यानी कि उनको बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है, क्योंकि अधिकतर जो लेखक होते हैं या फिर अधिकतर जो राइटर्स थे उस समय वो उन्हीं के दरबार में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा है। तो वो चीजें भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक इतिहास जो माना जाता है सामान्य रूप से मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, डिटेल से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सभी को डिटेल से पढ़ना है। एक बार आप चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो पहला टॉपिक है आपका जिसके अंदर प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक है बेटा जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और शक्तिकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से सल्तनत काल की स्थापना होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर सल्तनत काल की स्थापना और उसका शक्तिकरण के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा टॉपिक आपका है बेटा जिसके अंदर देखो खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका जिसमें अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में बेटा, खिलजी वंश। देखिएगा
तीसरा टॉपिक आपका खिलजी वंश है, और चौथा टॉपिक आपका जो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश, कौन सा वंश बेटा? तुगलक वंश। देखिएगा ऐसा नहीं है, यहां पर आपको पता चल रहा होगा जिस प्रकार से मैंने वंशों की बात की है, वंशों के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। और सारे शासकों के बारे में भी चर्चा करेंगे इनके, और जितना एग्जाम में सवाल आप लोगों से प्रूव किया जा सकता है मेंस में, जितना आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ में आपको जिस प्रकार से ऑप्शन टाइप के जो भी सवाल होते हैं कंपटीशन एग्जाम में आप पेपर देते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलते हैं, तो उनका भी आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। बस मध्यकालीन भारत के इतिहास में इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको समय, पहली बात है समय और तारीख याद रखने की जरूरत होती है। तो आप तारीख और समय को इस प्रकार से याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपको जो इतिहास है वो वही प्राचीन भारत के इतिहास में जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, यानी कि डेट टू डेट पढ़ाता चलूंगा, यानी कि वर्ष के हिसाब से पढ़ाता चलूंगा। तो आप लोगों को आसानी से वो चीजें रिकवर हो जाएगी, आसानी से आप लोगों को याद भी रहेगी, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं इसके बाद में। तो तुगलक वंश है बेटा। इसके बाद में पांचवा टॉपिक है आपका जिसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, यानी कि इन वंशों के साथ साथ में यहां पर क्षेत्र जो था इनके अंदर क्षेत्रीय शक्तियां जो थी उनका विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि यहां पर नए वंशों का उदय कैसे हुआ, आपस में इनमें लड़ाई होने लगी वो किस प्रकार से होने लगी, उन पर भी बात करेंगे। इसके बाद में छठा टॉपिक है बेटा आपका जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय विजयनगर और बहिमान साम्राज्य के बारे में। विजयनगर आपने नाम सुना होगा इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य और बहिमान साम्राज्य, विजयनगर और बहिमान, विजयनगर और बहिमान साम्राज्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है कभी तो आपने इसका नाम सुना होगा जरूर, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आपका आठवां टॉपिक है बेटा, सातवां टॉपिक है आपका जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सातवें टॉपिक के अंदर हम सल्तनत काल के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में देखेंगे, यानी कि इनके समय सल्तनत युग के बारे में, ठीक है, या सुल्तानत युग के बारे में जो है, यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किस प्रकार का रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के बारे में, क्योंकि इकोनॉमी की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं या फिर आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको मुझे लगता है तो ये यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम देने वाले, यानी कि आरएस आईएएस जिसका एग्जाम आप लोग देने जाएंगे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, ठीक है। आरएस और आईएएस के लिए, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पीसीएस में या फिर यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल की आर्थिक सामाजिक और विकास, यानी कि इसी से आपको जो है आधुनिक भारत का इतिहास भी जानने को मिलेगा। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन किया गया है वो भी आपको जानने को मिलेगा। वर्तमान समय के हालात भी आप समझ पाएंगे, वर्तमान समय में क्या हालात है, उस समय क्या था, ठीक है। इन चीजों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। चलिएगा एक बार दोबारा से इसको रिकवर करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखिएगा हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे बेटा, जिसके अंदर हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त की कि यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं, कहां से क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक रहा कि दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कैसे होती है, दिल्ली के अंदर सल्तनत काल कैसे पहुंच जाता है, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, शुरुआत कैसे होती है, कहां से आते हैं लोग, इनके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। इसके बाद में आपको पता है खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस वंश के बारे में बेटा? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश एक बहुत बड़ा वंश हुआ है मध्यकालीन भारत के इतिहास में, आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? तुगलक वंशों के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश भी बहुत विशाल साम्राज्य रहा है उस समय का। इसके बाद में क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, यानी कि क्षेत्र में छोटे छोटे जो साम्राज्य बन गए या फिर छोटे छोटे शासक जो बन गए वो किस प्रकार से बनते हैं या फिर वो किस प्रकार से उनका उदय होता है, उन पर हम बात करेंगे। इसके बाद में छठा टॉपिक है आपका जिसके अंदर विजयनगर और बहिमान साम्राज्य की हम बात करेंगे, और इसके बाद में सातवां टॉपिक है अंतिम, जिसमें सल्तनत काल के आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, एक समय था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे इतिहास में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, उसके बाद में आप आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। भारत के अंदर सबसे बड़ी कॉमन चीज, अगर आप भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज कॉमन निकल कर आती है, और ये निकल कर आती है कि भारत जो है कभी विखंडित हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, एक भारत हो जाता है। यानी कि भारत का निर्माण हो जाता है कभी और कभी भारत टूट जाता है। इसका रीजन है क्योंकि कई बार जो है बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय हो जाता है तो उस समय वो एक हो जाता है, और कभी समय के अंतराल में जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा जो है वो उदय हो जाता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारत का इतिहास देखने को मिलेगा। तो कई खंडों में बटा हुआ है,
चलिएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे 8वां टॉपिक है आपका, जिसके ऊपर हम सैयद और लोधी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये वंश आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद व लोधी वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे वंशों के बारे में ही लिखेंगे, केवल इनके शासकों के बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज मुझे उचित लगेगी आपकी एग्जाम की दृष्टि से, या फिर आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके कंपटीशन के माध्यम से जो भी चीजें आपको लगेगी, अच्छी लगेगी मुझे कि हाँ यहां से सवाल बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां से मैं बात करूंगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप सोचे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ाने लग जाऊंगा तो लगभग आपका 3 साल खत्म हो जाएगा, तब भी मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अपन को कितना काम करना है, अपन को एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम को देखना है, और दूसरी आपके जो अपने आप को जो है नॉलेज मिलनी चाहिए, यानी कि उस चीज से हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि कभी कभार आपसे अगर मान लो जैसे आप शिक्षक बन गए, एग्जाम्पल मानो कभी आप शिक्षक बन गए, या फिर कभी आपको जो है इस चीज को रिकवर करना हुआ, तो आप किस प्रकार से इतिहास को पढ़ पाते हैं, किस प्रकार से इतिहास के बारे में आप जानकारी दे पाते हैं लोगों को। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से प्राचीन भारत का इतिहास आपने पढ़ा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा, आधुनिक पढ़ा, तो आप पूरी कहानी आप सुना दो कि प्राचीन भारत में ये बदलाव हुआ, आधुनिक में ये हुआ, मध्यकाल में ये हुआ, इस प्रकार से ये शासक आए। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा मेन जो है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहता है वो दिल्ली पर होता है। हमेशा आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा, हमेशा एक ही चीज है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के बारे में, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के बारे में, या फिर दिल्ली पर जो व्यक्ति शासक करता है उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए समय के अनुसार। समझ रहे ना, यानी कि इसके अंदर यही है, ये जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में समय के अनुसार दिल्ली पर जितने भी लोग शासन करते हैं उनका इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, जो दिल्ली पर शासन करते हैं मेन रूप पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कालखंडों में पढ़ा कि उत्तरी भारत के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर, पूर्वी भारत के अंदर वो शासक राज करते थे। ठीक है, वैसा इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर दिल्ली की जो राजगद्दी पर जो बैठता है उसी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा सैयद व लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका 9वां टॉपिक है, जिसके अंदर बेटा हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि 9वें टॉपिक के अंदर जो है मुगल और बाबर के बारे में, मुगलों के बारे में। अब आती है मुगलों की कहानी, यहां से शुरुआत होते हैं मुगल, यानी कि बाबर आता है, बाबर के बाद में हुमायूं आता है, बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे द्वितीय अफगानी साम्राज्य, यानी कि बाबर, यानी कि अफगानिस्तान से जो बाबर साम्राज्य का जो उदय होता है, या अफगानिस्तान से जो बाबर आता है उसके बारे में, यानी कि किस प्रकार से बाबर का जो है भारत में प्रवेश करता है, और सबसे पहले ये किस किस से युद्ध करता है, और कहां कहां पर ये शासन करता है, कहां कहां पर ये लूटमार मचता है, या फिर किस किस को ये राजा बनाता है, इनके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है इस टॉपिक के तहत में। तो देखिएगा इतने वंश, यानी कि 8वां वंश यानी कि सैयद और लोधी वंश के बाद में मुगल आते हैं, यानी कि बाबर और हुमायूं और अफगानी साम्राज्यों का उदय जो होता है वो इस समय होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो 10वां टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी के बारे में इस क्लास में भी, यानी कि 10वीं पार्ट नंबर 10 के अंदर जो है शेरशाह सूरी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर शेरशाह सूरी के राज्य और समाज को दोनों को जानेंगे इस समय के, यानी कि इसका राज्य कैसा रहा है, इसका समाज कैसा रहा है, यानी कि इसकी क्या रणनीति रही है, किस प्रकार से ये लोगों को जो है प्रभावित किया शेरशाह सूरी ने, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा मुगल और बाबर, हुमायूं, अफगानी साम्राज्य के साथ में ही आपको जो है शेरशाह सूरी मैंने टॉपिक इसलिए लिखवाया क्योंकि साथ ही इसके समकालीन है, तो साथ ही का पढ़ना है इसको। ठीक है, तो इसी समय का है मानो। इसके बाद में देखो 11वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जब यहां पर मुगल आते हैं, यानी कि बाबर, हुमायूं, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका खात्मा हो जाता है, और उसके बाद में यहां पर जो है उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत जरूरी है। खास तौर पर यूपीएससी और आरएस जैसे एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा ये, जिसके अंदर देखिएगा बेटा अर्थव्यवस्था, यानी कि बात करेंगे इस समय की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे वाणिज्य, पहले वाणिज्य यानी कि कृषि किस प्रकार की थी यहां पर, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे व्यापारिक संबंध कैसे थे इस समय के। इसके बाद में हम बात करेंगे नगरीय केंद्रीकृत कैसे होगा, यानी कि कौन से नगर इस समय जो है नगरीय केंद्र, यानी कि किस प्रकार से कौन सा नगर जो है केंद्र बनता जा रहा था, या फिर किस नगर का ज्यादा विकास होता जा रहा था और किसको व्यापारिक केंद्र बना दिया गया था। तो इनके समय कालीन में आपको रास्ता भी पता चल जाएगा किस रास्ते से लोग व्यापार करते थे, सबसे प्रभावी जो राज्य है या फिर सबसे प्रभावी नगर किसको बनाया गया, ठीक है, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान रखना। ये आपके आरएस और आईएएस जैसे एग्जाम आप देने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है।
आईएएस और आरएस जैसे एग्जाम आप देने जाएंगे, यानी कि पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर, वाणिज्य, व्यापार और नगरीय के अंदर, और खास तौर पर मेंस के लिए, यानी कि लिखित रूप में सबसे शानदार सवाल बनता है यहां से। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में बात करेंगे 12वां टॉपिक। 12वां टॉपिक आपका है बेटा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य का विस्तार, यानी कि स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने सामान्य रूप से इसको पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा नहीं होगा कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित होता है, मुगल साम्राज्य के शासक किस प्रकार से बनते हैं, किसके माध्यम से, किससे ये ज्यादा युद्ध करते हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक के तहत में मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना व विस्तार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो 13वां टॉपिक है आपका बेटा जिसके अंदर आपको मुगल और राजपूत। अब यहां पर एक ऐसा समय आता है जब यानी कि भारत के इतिहास की बात करते हैं तो जिस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कई खंडों में पढ़ा, उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी एक ऐसा समय होता है जिस समय स्थानीय राजाओं को, स्थानीय शासक जो है ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और अपनी नींव रख लेते हैं। तो उस समय किन किन के मध्य युद्ध होता है, यानी कि जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद में देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद में किन किन के साथ में इनको संघर्ष करना पड़ता है, किन किन के साथ में इनको तालमेल बिठाना पड़ता है, किसके साथ में वैवाहिक स्थिति जो होती है वो बना लेते हैं, किसके साथ में रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, किस प्रकार से ये भारत पर जो है, संपूर्ण भारत पर राज करने की जो रणनीति होती है उसको किस प्रकार से प्रभावी करते हैं। ठीक है, तो भारत की जनता के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, उन चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिएगा, हम पढ़ेंगे इसके अंदर मुगल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगलों का व राजपूतों का। मुगलों का वो राजपूतों की संघर्ष की कहानी भी जरूरी है पढ़ना। ठीक है, मुगल वो राजपूतों की क्या पढ़ेंगे बेटा, मुगल राजपूतों के साथ में संघर्ष की कहानी। इसी के साथ में राजपूतों के साथ में नहीं हुआ, इनके साथ में हुए सिखों के साथ में भी इनको युद्ध करना पड़ा मुगलों को। इसके बाद में आपको दक्षिणी राजा जिसके अंदर मराठी, यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिणी भारत के अंदर जो है मराठी, यानी कि मराठियों के साथ में भी इनको युद्ध करना पड़ा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में पारस व इनके मराठियों के साथ में इधर दक्षिणी भारत के अंदर जो है पारस भी रहा करते थे, तो उनके साथ में भी इनको युद्ध करना पड़ा। इसके बाद में मध्यकालीन एशिया से संबंधित, यानी कि मध्यकालीन एशिया से भी जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि क्योंकि इनका आगमन जो है, यानी कि मुगलों का आगमन जो है उसी क्षेत्र से रहा है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि मध्यकालीन एशिया से संबंध का मतलब है कि यहाँ पर इसका व्यापारिक संबंध किस प्रकार से था, ये लोग किस प्रकार से भारत में प्रवेश कर गए, इनका कारण क्या था, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, चलो यहां पर एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि मुगल जो है, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, दिल्ली के ऊपर इन लोगों ने अधिकार कर लिया, उसके बाद में इनके सामने एक समस्या आती है कि यहां पर छोटे छोटे स्थानीय राजाओं का उदय हुआ था। स्थानीय राजा नहीं, इनको वंश बोल सकते हैं, तो छोटे छोटे वंश थे। जिस प्रकार से राजस्थान की और गुजरात वाले क्षेत्र की बात करते बेटा, तो जिस प्रकार से मैंने प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ाया है कि जिस प्रकार से, यानी कि मुगलों के समय में जो राजपूत थे, राजपूत जो है गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको कवर कर रखे थे। इसके बाद में सिख, यानी कि सिख की बात करें तो पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब से ऊपर वाला जो क्षेत्र था, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, उसको सिखों ने कवर कर रखा था। इसके बाद में दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो इधर मराठाओं का राज आ गया था। ठीक है, यानी कि चोला साम्राज्य था। ठीक है, चोला साम्राज्य का खात्मा होने के बाद में इधर मराठा आ जाते हैं और मराठाओं के बाद में यहाँ पर पारस भी आ जाते हैं, मराठा और पारसों का राज हो जाता है। इसके बाद में मध्यकालीन एशिया, यानी कि ऊपरी जो भारत है आपका, यानी कि जिसको आप दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली पर मुगलों का राज हो ही जाता है। इसके बाद में मध्यकालीन एशिया के साथ में इनका संबंध क्या रहा है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा 14वां टॉपिक है आपका बेटा जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है मुगलकालीन साहित्य। मुगलकालीन साहित्य यानी कि इसका समय का साहित्य क्या कहता है, तो मुगलकालीन साहित्य में किसका उदय हुआ है, मुगलकालीन साहित्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगलकालीन साहित्य, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे वस्तुकला और चित्रकला, यानी कि इन लोगों ने किन किन वस्तुकलाओं का निर्माण किया है और कौन कौन सी चित्रकलाओं का निर्माण किया है। तो वस्तुकला तथा चित्रकलाओं के बारे में भी इसके अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वस्तुकला और चित्रकला के बारे में इसमें जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, देखिएगा इस समय यह हुआ था कि जिस प्रकार से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात करें तो हिंदुत्व को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को मंदिरों का निर्माण
हुआ, है ना, अभिलेख लिखे गए, चित्रकला भी उसी प्रकार की बनी, संस्कृति भी उसी, सभ्यता भी उसी बनी। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास का उदय होता है, उसके बाद में जैसे ही मुगल प्रवेश करते हैं, इन यहाँ की चित्रशैली में, रहन सहन में, खान पान में, पहनावे में, धर्म में, इन सारी चीजों में एकदम परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती है? तो ये परिवर्तन की शुरुआत होती है बेटा मध्यकालीन भारत के इतिहास से, समझ लेना। विशेष इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आपको समझाया था कि सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया, धर्मों को बढ़ावा दिया गया, जात पात को बढ़ावा दिया गया, क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, राजाओं यानी वंशों को, अपने वंशों को बढ़ावा दिया गया। इन लोगों ने, इन्होंने अपनी संस्कृति को, विरासत को विकसित रखा। इसके साथ में कई सारी बातें ऐसी है, साहित्य इन्होंने अपना बनाकर रखा, जिसमें रामायण, महाभारत, है ना, काव्य कथाएं रही। उसके बाद में अपने लोक कथाएं भी कई सारी रही है, जो प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो वो चीजें सारी रही है। इसके बाद में अचानक से भारत के इतिहास में एक परिवर्तन आता है, जो कि मुगलों को आने के बाद में होता है। मुगलों ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी चित्र शैली, अपनी वस्तु शैली, सारी चीजें अलग डिफरेंस थी। यानी कि ये लोग किधर से आए थे? ये लोग जिस प्रकार से मैंने बताया कि ना, एशिया की तरफ से लोग आए थे, तो उस तरफ का जो पहनावा, खान पान, रहन सहन था, वो ये लोग लेकर आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने किस प्रकार से अपनी रहन सहन लेकर आए, इसी प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मराठाओं की अलग कहानी है, पारसों की अलग कहानी है, सिखों की अलग कहानी है। सिख लोग अलग ही रहते थे। जो सिख लोग थे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, अफगान के अंदर शासन करते थे, तो ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया करते थे। तो इसी प्रकार से इनकी कहानी है। तो अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, चित्रकला, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और यहां से आपको खान पान, रहन सहन, पहनावा, जिस प्रकार से भारत के बारे में वर्तमान समय में कहा जाता है ना कि एकता में अनेकता है, तो एकता में अनेकता जो कहानी शुरुआत होती है, वो एकता की, अनेकता की कहानी जो शुरुआत होती है बेटा, वो कहां से शुरुआत होती है? वो आपके मुगलों के आने के बाद में शुरुआत होती है, ठीक है। मुगलों के इतिहास से ये बात कहानी शुरुआत होती है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये जो भारत के अंदर एकता और अनेकता की जो बात की जाती है, वो किस समय शुरू होती है? तो वो मुगलों को आने के बाद में शुरुआत होती है। अलग अलग धर्मों का उदय तब होने लगता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए बेटा 15वां टॉपिक है आपका, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब मुगलों का समय आ गया था, तो मुगलों के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मुगलों ने जो है मंसूबादारी दिया था, कई सारे लोगों को जो है मंसूबादारी बना दिया था, तो मंसूबादारी के बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। मंसूबादारी क्या होती है? ये एक प्रथा होती है, इसमें क्या क्या था, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, सारी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंसूबादारी के बारे में पढ़ेंगे एवं भू राजस्व का प्रबंध पढ़ेंगे। भू राजस्व यानी कि किस प्रकार से लोग जो अपना राज्य चलाते थे, और भू राजस्व कर यानी कि किसान लोग जो होते थे, कृषि जो करते थे, उनसे किस प्रकार से कर वसूल किया करते थे। तो भू राजस्व कर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मंसूबादारी के बारे में प्राप्त करेंगे। इसके बाद में मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको अन्य वंश जो है प्राचीन भारत के इतिहास में अन्य वंशों के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया कि कौन से वंश ने किस प्रकार का कर रखा, ठीक है। चोलाओं के बारे में भी मैंने अभी लास्ट में आपको पढ़ाया। इसके बाद में देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बेटा आपको पता है कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, तो मुगलों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और इसके बाद में मुगलों की सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद में मुगलों के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसने मंसूबादारी प्रथा का प्रचलन किया, किस प्रकार से इसने भू राजस्व कर किस प्रकार से वसूल किया, शासन व्यवस्था इनकी क्या थी, किस प्रकार से ये लोग यानी कि शासन क्या करते थे, किसके पास में ये अधिकार था कि वो कर वसूल कर सकता था, किसके पास में ये अधिकार था कि कोषाध्यक्ष रखा करता था या फिर कोष में रखा जाता था, इन चीजों के बारे में संपूर्ण कितना प्रतिशत कर लिया जाता था, उन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। इसके बाद में आपके दो ही टॉपिक रहते हैं, दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए बेटा, मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर अपन बात करें तो आपको समय अवधि पता है कि 1240 से लेकर 1740 तक, 1206 से लेकर, मध्यकालीन भारत के इतिहास की समय अवधि की बात करें तो 1206 से लेकर बेटा आपका है 1740 ईस्वी तक। यह समय आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का माना जाता है। जैसे ही 1740 के बाद में प्रारंभ होता है, 1740 के बाद में जो होता है इसको स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं अपन लोग, लेकिन इसको आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमको 1740 तक पढ़ना है। अब 1740 तक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है सर? 1206 से पढ़ना है। अब मान लो 12वीं शताब्दी से बात कर रहे हैं। अब आपको देखो इसमें समय अवधि, टाइम पीरियड कैसे याद रखना है वो तो मैं आपको बता ही देता हूं। और वैसे आप लोग जानते हैं, मेरे साथ में आपने काफी समय से जुड़े हुए होंगे, आप मेरे पास पढ़ रखे होंगे, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से मैं तारीख और वर्ष जो है किस प्रकार से याद करवा देता हूं, और दूसरी बात मैं किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाता हूं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन देखो
मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1206 से लेकर 1740 तक की कहानी है, तो बहुत कम समय की कहानी है। तो यानी कि इसको तो अपन जो है किस प्रकार से देख लेंगे, यानी कि इस प्रकार से देख लेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है, जिस प्रकार से मैंने टॉपिक लिखवाया आपको, तो इसके बाद में मैं जिस प्रकार से टॉपिक पढ़ाता चलूंगा उसी के साथ में आगे मैं समय अवधि लिखता चलूंगा। जिस प्रकार से शुरुआत में किस प्रकार से कहां से किसका उदय होता है, तो उनका समय अवधि के साथ में कहां तक वो राज करते हैं, उस समय की अवधि को मैं आपको सामने लिखता चलूंगा। अब उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, वो है जिस प्रकार से अभी आपको पता है कि खिलजी वंश हो गया। अब खिलजी वंश का समय अवधि मैंने जो है लिख दिया कि इस प्रकार से 1340 से लेकर 1322 तक है, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में आपको पता है कि यार यहां से यहां तक का जो है खिलजी वंश है। एग्जाम में सवाल पुट हो गया सीधा सीधा, आप कंपटीशन एग्जाम देने गए, आपको पता चला कि यार प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा सवाल बन गया कि ये उस समय की अवधि की बात कर रहा है, तो उस समय की अवधि की बात कर रहा है, तो इस समय आपको पता नहीं है कि खिलजी वंश का कौन सा शासक था, ये तो आपको पता नहीं है। लेकिन शासकों के बारे में ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ना है, शासकों के बारे में ज्यादा समय भी नहीं पढ़ना है, उनको ज्यादा याद भी नहीं करना है। बस आपको याद रखना है जो चीजें मैं आपको लिखवाऊं, यानी कि कौन सा वंश किस समय राज करता है, कब तक राज करता है, इतना मैं लिखवाऊंगा तो उतना आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसी के अंदर आपको जैसे ही आपके सामने सवाल होगा, जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम आप कवर करेंगे, वैसे ही आपको वो याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि यार 1206 से लेकर 1740 तक का इतिहास इसका रहा है, तो इसके अंदर जो है ये वंश रहा है। तो उसके बाद में जैसे ही आपको पता चलेगा, उसके बाद में मेरी एक आदत और है, उसके अंदर जो है जो भी वंश में पढ़ाता हूं उसके शासकों के नाम में पहले लिखवा देता हूं, और शासकों के नाम पहले याद करवा देता हूं, तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि फर्स्ट यानी कि इस समय शुरुआत हुई, सेकंड यानी कि ये शासक उस समय आया, थर्ड इस समय आया, तो आपको एवरेज पता चल जाता है कि यार तीसरा और चौथे नंबर का नहीं हो सकता, तो इसका अंतिम हो सकता है पांचवा या छठा। तो मैं जिस प्रकार से कहता हूं कि हमेशा ऐसे एग्जाम जिसमें आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, जिसके अंदर आपका अनुभव काम करता है, एक्सपीरियंस काम करता है, तो आपका एक्सपीरियंस इस प्रकार से काम करेगा बेटा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के आदत बन जानी चाहिए अब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। चलो, तो ये अवधि रही। इसके बाद में देखो हमने बात की 8वें टॉपिक जो है आपका, जिसमें सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में जाना। इसके बाद में 9वां टॉपिक है जिसमें मुगल, बाबर, हुमायूं और अफगानी साम्राज्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद में देखो शेरशाह सूरी के राज्य और प्रशासन व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद में अर्थव्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वाणिज्य, व्यापार, नगरीय केंद्र किस प्रकार से बढ़ रहे थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में मुगल साम्राज्य किस प्रकार से भारत में विलोम हो जाता है, किस प्रकार से भारत में आता है, किस प्रकार से इनकी शासन करने की रणनीति होती है, किस प्रकार से ये स्थापना और विस्तार करते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो, इसके बाद में देखो मुगलों के राजपूत और सिखों के बारे में, दक्षिण यानी कि सिख भी पढ़ेंगे, इसके बाद में मराठा पढ़ेंगे, और इसके बाद में पारस भी पढ़ेंगे, यानी कि इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका संघर्ष किस प्रकार से जो है मुगलों के साथ में हुआ था, मुगलों के साथ में जिस प्रकार से सिखों का हुआ, राजपूतों का हुआ, पारसों का हुआ, मराठाओं का हुआ, इनके साथ में लड़ाइयां हुई, वो युद्ध भी हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे युद्धों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अनुमानित जो है मैं आप लोगों को लगभग पूरे युद्ध कवर कराऊंगा, पूरे नाम लिखवाऊंगा, बाकी याद करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप याद करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको सन बता दूंगा तो तारीख आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। चलो, इसके बाद में देखो मुगलों ने जिस प्रकार से भारत का इतिहास परिवर्तन किया, तो मुगल काल में साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में इन्होंने अपना अलग साहित्य लेकर आए, वस्तुकला के बारे में बात करेंगे तथा चित्रकला के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में मुगल प्रशासन के बारे में, मनसूबादारी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, भू राजस्व कर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। इसके बाद में देखो आपका जो है यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर आपका जो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 16वां टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसको मैंने अंतिम में लास्ट में रखा है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन समाज, मध्यकालीन भारत के अंदर समाज और उसके साथ में आपका सामाजिक जो वर्ग है वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ, या सामाजिक वर्ग के साथ में क्या क्या समस्याएं थी, तो सामाजिक वर्ग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अंतिम टॉपिक है आपका, जिसमें 17वां टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन कैसे हो जाता है, यानी कि मुगल साम्राज्य की समाप्ति कैसे होती है, मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से पतन की ओर चला जाता है और किस प्रकार से इसका विघटन हो जाता है, यानी कि इसका खात्मा हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस समय अंग्रेज जो है अपने प्रभुत्व जमा चुके थे, अंग्रेज अपना
साम्राज्य की रणनीति वो जो है विस्तार कर रहे थे, लगातार मुगलों को आपस में लड़ा रहे थे, इन वंशों को आपस में लड़ा रहे थे, और उन्होंने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का खात्मा कर दिया, मुगल साम्राज्य के साथ में किस प्रकार की बातें रही, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो एक बार दोबारा सुनिएगा कहानी। यहां पर मध्यकालीन भारत का समाज, वो सामाजिक वर्ग के बारे में मैंने लिखा है, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो यूपीएससी और पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट लगा लीजिए, मैं बता रहा हूं मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग के बारे में। अगर गलती से किसी विद्यार्थी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास रख लिया, और अगर इंटरव्यू में अगर आप लोग जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको सबसे ज्यादा सवाल जो है इन्हीं चीजों से आपको पूछे जाने वाले हैं, सामाजिक और संस्कृति से, और इसके साथ में इकोनॉमिक सिस्टम से। ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं इतिहास में। तो विशेष ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी इतिहास ऑप्शनल लेना चाहता है उनको बिल्कुल मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद में अंतिम टॉपिक, मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है, अंग्रेज किस प्रकार से भारत पर हावी हो जाते हैं, किस प्रकार पर भारत पर शासन करने की रणनीति पर बात करते हैं, तो उनके बारे में हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। यानी कि अगले चैप्टर में, जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होगा उसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा इसके बाद में देखो आगे हम पढ़ेंगे जिस प्रकार से अब पहला टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल की क्लास में, जिसमें सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से स्रोत रहे हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से जो है जिनके लेखक कौन रहे हैं, ग्रंथ कौन से मिले हैं, उन ग्रंथों के बारे में, उन लेखकों के बारे में, उन राइटर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आसानी से आप लोगों को सारा मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको अंगुलियों पर मैं याद करा दूंगा, मुंह जबान आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास याद हो जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिएगा अब मैं समय के साथ में आप लोगों से विदा लूंगा, और इसी के साथ में आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का समाप्ति होती है, यानी कि द एंड होता है। और अभी तो शुरुआत है, फीचर अभी बाकी है, यानी कि अभी तो ट्रेलर दिखाया गया है कि ट्रेलर ये है आपका, ठीक है। अभी मूवी पूरी देखनी बाकी है आपको, तो मूवी तो बाद में देखेंगे लेकिन ट्रेलर देख लेना जरूरी है। अब ट्रेलर अगर आप लोगों के सामने आ गया है तो आप समझ गए होंगे कि क्या ट्रेलर है, तो क्या कहानी रहने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी कि फिल्म लॉन्च करने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है हर जगहों पर, तो यही कहानी हमारी भी है, क्योंकि जब भी शिक्षक पढ़ाने के लिए कोई भी चीज की शुरुआत करता है तो एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है कि पहले बच्चों को ट्रेलर दिखा दे, ठीक है। तो ये ट्रेलर है मध्यकालीन भारत का इतिहास का, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास का ट्रेलर किस प्रकार से समझ में आया और किस प्रकार से आप लोगों को पसंद आया, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। और साथ ही में आपका थंबनेल तो आपको देना ही है, उसके साथ में मैं आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दें, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को।